ये घटना तकरीबन आज से 13 साल पहली है और आज से तकरीबन 13 साल पहले नेपाल की एक ऐसी घटना है जिसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया था। ये वो वक्त था जब स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं रोड पे निकल चुके थे, जगह जगह जुलूस हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे और हालात इतने ख़राब हो गए थे कि लोग चाहते थे कि जो आरोपी है उसको जनता को सौंप दिया जाए ताकि वो खुद उसको ख़त्म करके और खुद उसको एक सज़ा दे पाएँ। अगर शाही परिवार की घटना को हम अलग कर दें तो ये नेपाल का सबसे खतरनाक खूनी खेल था। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसको संभालना नेपाल सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आदाब, नमस्ते, मैं राजेश मान और आप देख रहे हैं सच्ची घटनाएं। ये कहानी शुरू होती है 5 जून 2009 को। नेपाल के काठमांडू में एक परिवार रह रहा था, श्रेष्ठा परिवार। उनकी एक लड़की थी 19 साल की। उसको एक SMS जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो जो है 20,000 रुपये की लॉटरी जीत चुकी है और उसको एक जो है नेपाल की बड़ी ही पर्यटक स्थल है पोखरा, उसमें घूमने का टिकट उसको फ्री दिया जा रहा है और 20,000 इनाम की राशि दी जाएगी। और जो मैसेज था वो वुमेन कहते हैं, वो महिला पत्रकारिता की तरफ से दिया हुआ था उनको। अच्छा, तो लड़की जो है काफ़ी खुश होती है, माता पिता को बताती है। अच्छा, उसके बाद उसको एक फ़ोन आता है एक महिला का जो उसको बधाई देती है इनाम जीतने की और वो उससे एक समय पे तय जगह नियुक्त करती है कि वहाँ पे आप आ जाओ और अपना इनाम ले जाओ और अपना टिकट ले जाओ पोखरा घूमने का। अच्छा, वहाँ से ख्याति श्रेष्ठा निकलती है इनाम लेने के लिए, उसकी बताई हुई तय जगह पे वो पहुँच जाती है। दूसरा, उन्होंने लड़की ने उसको फ़ोन पे बताया था कि इस फॉर्मेलिटी में जो कुछ कार्रवाई है उसमें समय लग सकता है, इसलिए आप अपना समय निकाल के आएँ अच्छे से। तो श्रेष्ठा के अपने नौकर के साथ आई थी, राम सिंह के साथ, और अपने नौकर को वापस भेज देती है वो और वो अंदर चली जाती है। वहाँ पे उसको महिला मिलती है, वो एक बार फिर से उसका स्वागत करती है, बधाई देती है उसको। वो बताती है कि मैं उसी पत्रकारिता से जुड़ी हुई हूँ और फिर वो उसको एक अपॉइंटमेंट में ले जाती है जहाँ पे एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। वो वहाँ बैठते हैं, उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और फिर उस दौरान वो जो व्यक्ति है वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाता है, वो कोल्ड ड्रिंक लेती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या उसके परिवार वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनको ये था कि उन्होंने बताया था कि हाँ थोड़ा सा वक्त लग सकता है। वो इस उम्मीद में थे कि हाँ अभी जो है ख्याति आने वाली होगी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है, अंधेरा होने लगता है, माता पिता चिंतित होते हैं। वो उनके दोस्तों को फ़ोन करके पूछते हैं ख्याति के कि हो सकता है ख्याति वहाँ आई हो, लेकिन पता चलता है कि ख्याति वहाँ भी नहीं आई। वो सोच ही रहे थे, उसी दौरान जो ख्याति है उसके पिता को एक मैसेज जाता है SMS, और जैसे वो SMS देखते हैं उनके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। मैसेज में साफ तौर से लिखा हुआ था कि आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है, अगर इसको ज़िंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करो और हमारे अगले फ़ोन का वेट करो। पिता परेशान होता है। और दूसरा, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर पुलिस को आपने किसी भी तरह की जानकारी दी तो आपकी बेटी ज़िंदा नहीं रहेगी। और अमूमन आपने देखा है किडनैप के जो जितने भी केसेस होते हैं इनमें ऐसे होता है, अगर किडनैपर को अंदेशा हो जाता है पुलिस का या ख़तरा भांप लेता है तो उसने जिसको किडनैप किया है वो एक तरह उसको ख़त्म कर देता है और ख़ुद वहाँ से भाग जाता है। तो उसके माता पिता ने सोचा कि वो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है, उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। उनको ये था कि किसी तरह हमारी बेटी हमें मिल जाए, इकलौती संतान थी, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं। वो पैसे का इंतज़ाम करते हैं। उनको फिर अगले दिन फिर SMS आता है, कहाँ आने के लिए जगह उनको बताई जाती है। तो जब वो उनको SMS करता है तो उनको सबसे पहले वो बताता है कि आप बुडवाल आ जाएं इस निश्चित पते पर। घर से माता पिता अपने नौकर राम सिंह को लेकर निकलते हैं और बुडवाल जाके जैसे SMS करते हैं वहाँ से उनको मैसेज मिलता है कि आप चितवन आ जाओ।
भाई वो चितवन से फिर निकलते हैं। चितवन से पे के बाद उनको पता था कि सनौली आ जाओ। सनौली आके उनको उम्मीद होती है कि चलो अब शायद बेटी मिल जाएगी, पैसे वो लिए घूम रहे थे। और सनौली से फिर उनको बता दिया जाता है कि दार्जिलिंग आ जाओ। अब जिस किसी को नहीं पता, हम बता चलेंगे दार्जिलिंग हिंदुस्तान में है, भारत में है। तो अब नेपाल से 10 लाख रुपए लेकर, और नेपाल और भारत का बॉर्डर क्रॉस करना बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन क्या थी, उनकी बेटी की जान पे बनाई थी। किस तरह वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, दार्जिलिंग पहुंचते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अब उनकी बेटी मिल जाएगी। और जैसे वो दार्जिलिंग पहुंच के फ़ोन करते हैं, उनको बताया जाता है कि आप काकरभिंडा आ जाओ। काकरभिंडा नेपाल में है। अब वापस उनको किसी तरह से वो फिर नेपाल में पहुंचते हैं। वो बुरी तरह से थक चुके थे। सुबह से वो जो किडनैपर था उनके चक्कर पे चक्कर लगवाया जा रहा था, लेकिन वो मजबूर थे। एक उम्मीद थी, अपनी बच्ची के बारे में सोचते तो वो ये सोचते कि चलो कोई नहीं, हम घूम रहे हैं, बच्ची मिल जाएगी, कुछ कर नहीं सकते थे। वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन काकरभिंडा जाके उनको एक होटल का एड्रेस दिया जाता है, वहीं के जो नज़दीकी था, कि आप यहाँ आ जाओ इस पते पर। वो पहुँचते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप अंदर नहीं आएंगे, आप अपने नौकर को भेजिए पैसे लेकर। अब राम सिंह पैसे लेकर होटल के अंदर जाता है और थोड़ी देर में बाहर निकलता है। उसको किडनैपर का एसएमएस था कि आप यहाँ से घर जाएं, आपकी बेटी घर पहुँच जाएगी। अब वो लोग निकलते हैं वहाँ से जल्दी जल्दी में, घर वापस आते हैं और इस उम्मीद पे कि बेटी आ जाएगी। लेकिन शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन बेटी वापस नहीं आती। वो उस पर फ़ोन करते हैं उसी नंबर पे, तो फ़ोन बंद मिलता है। एसएमएस करते हैं तो रिप्लाई नहीं आता। अब हार कर उनके पास कोई चारा नहीं बचा। आखिरकार वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस को इस घटना के विषय में अपनी पूरी जानकारी देते हैं। और जब पुलिस उनसे शुरू से पूछती है कि आपको जब किडनैपर ने यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ाया, तो इस दौरान आपको कुछ चीज़ अजीब लगी? तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा उनको कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन हाँ, उसकी जो मम्मी है वो बोलती है कि उन्होंने काकरभिंडा में बीरेन प्रधान को देखा था। अब पुलिस पूछती है बीरेन प्रधान। वो कहते हैं कि बीरेन प्रधान वो है कि कुछ समय पहले हम उनके जो मकान में किराए पे रहते थे, और वो साइंस के टीचर थे और हमारे बेटे को ट्यूशन पढ़ाते थे। और तो पुलिस कहती है कि आपने उनसे बातचीत की? वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी बेटी की फिक्र थी, हम किसी से कोई बात करना नहीं चाह रहे थे, तो हमने उनसे कोई बात नहीं की, ना उनसे हमसे बात करी। अब पुलिस जहाँ से शुरू करती है घूम के वहीं आ जाती है, क्योंकि कोई तीसरा कोई ऐसा पहलू नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे उस पे पहुँच पाएँ। लड़की के बारे में सब कुछ जानते थे, माता पिता हमेशा साथ रहते थे, कोई इस तरह का अफेयर या किसी तरह की कोई भी बात, कुछ दूर दूर तक कुछ ऐसी बात नहीं थी। अब पुलिस के पास एक ही चारा बचता था, वो था बीरेन प्रधान, कि शायद बीरेन प्रधान को कुछ पता हो, उससे कुछ पता चले, हो सकता है उसने कुछ देखा हो। अब पुलिस तलाश करती है बीरेन प्रधान की, और बीरेन प्रधान के घर का पता चल जाता है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं मिलता। अब जब ये घटना चल रही थी एक तरफ से, उसी दौरान काठमांडू के जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है दूर दूर तक, वहाँ से मानव शरीर के अंग मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। कहीं से हाथ मिलता था किसी का, कहीं से टांग मिलती थी किसी की, और धीरे धीरे ये खबर फैलती चली गई। और पुलिस एक तरफ इस चीज़ में उलझी हुई थी, और दूसरी तरफ फिर मानव अंग मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, जिसके अंग मिल रहे थे उसका पता नहीं चल पा रहा था कि वो कौन है, मतलब आदमी है या औरत है, कुछ पता नहीं था। और उसके फिर 15 दिन बाद उसकी खोपड़ी मिल जाती है उस इंसान की, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को ये पहचानना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये मानव अंग किसके हैं। और बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार पुलिस को बीरेन प्रधान का पता लग जाता है। और जब पुलिस बीरेन प्रधान को तभी से गिरफ्तार करती है, जब उससे पूछताछ करती है, तो वो अपने हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही से दे रहा था, स्टिक दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो इस चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही पुलिस उससे पूछती है कि आप उस दिन काकरभिंडी में क्या कर रहे थे उस होटल में, तो वो चौंक जाता है, क्योंकि इससे पहले पुलिस पूछ चुकी थी, वो बता चुका था उस दिन कि उसने अपनी डिटेल कहीं और की दी हुई थी। लेकिन यहाँ की वो उलझ जाता है, और जब पुलिस सख्ताई करती है तो आखिरकार वो टूट जाता है।
और फिर वो खौफनाक सच्चाई सामने आती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की।